नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का स्टडी ग्लोब्स पर। बैंकिंग अवेयरनेस में जुलाई मंथ के पार्ट 1 को हम लोग आज कवर करने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें रखे जाते हैं ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसमें स्ट्राइक करे, मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप लोग एग्जाम में देख सकें। और इसके साथ में ही मैं आप लोगों को एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगा और वो ये है कि आप अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन कीजिए। आप जरूर बड़े से बड़ा सपना देखिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कोई भी शॉर्टकट आपकी सक्सेस के लिए नहीं होता है। आप जब भी अपनी सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं तो एक बेसिक मेथड को लेकर चलिए। जैसे हम लोग तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, वैसे ही आप लोग जब तैयारी करें तो कंसिस्टेंसी, आपका हार्ड वर्क और इसके साथ में ही आप एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के साथ में ही पढ़ाई करें, तब जाकर आप लोगों को एक बहुत अच्छी सक्सेस जो है वो हासिल होगी। इसीलिए यदि आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है तो आपको रेगुलरिटी उसके अंदर होनी जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस जुलाई मंथ के पार्ट 1 का, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं दीपक इंदौरा 021। इसके साथ में ही दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ और लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में ही। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ जियो इन्फोकॉम। रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि आकाश अंबानी इस पोस्ट पर अपॉइंट किए गए हैं एज ए एमडी, और मुकेश अंबानी के ये बेटे हैं आकाश अंबानी, इनको अपॉइंट कर दिया गया है। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि एक कम्युनिकेशन के सेक्टर में रिलायंस एक बहुत बड़ा जायंट जो है वो सामने निकल कर आया है। जब से जियो को लॉन्च किया गया है तब से अदर जो कंपनीज हैं स्पेक्ट्रम अलॉट कराने के अंदर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं, या फिर काफी कम स्पेक्ट्रम जो है वो अलॉट होता है। इसीलिए जियो जो है वो आज सबसे ज्यादा आगे निकल चुका है। लेकिन आकाश अंबानी जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी ये बनाए गए हैं रिलायंस जियो इन्फोकॉम के। अब देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं। इसके साथ में ही पंकज मोहन पवार हैज आल्सो बीन अप्रूवल एज एमडी ऑफ जियो। तो ये क्वेश्चन जो है पंकज मोहन पवार, ये भी आप लोग जरूर याद रखना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, which state government has signed an MOU with Adani Green Energy Group Limited to generate 11,000 megawatt of green power। तो अदानी ग्रीन एनर्जी ग्रुप के साथ में एक एमओयू साइन किया गया है, और ये साइन किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट में काफी इम्बैलेंस की कंडीशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। वहां पर गवर्नमेंट काफी इम्बैलेंस की कंडीशन में है, बार बार गवर्नमेंट वहां पर चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी एनर्जी सेक्टर पर वहां पर ध्यान दिया जा रहा है। तो अदानी एक ऐसा नाम है जिसने मुकेश अंबानी को एक टाइम के लिए पीछे छोड़ दिया था अपने पैसे कमाने में, और एशिया के अंदर रिचेस्ट पर्सन वो सामने निकल कर आए थे, लेकिन वापस से मुकेश अंबानी बन चुके हैं। जितने भी आप लोग देखते हैं एयरपोर्ट्स, तो एयरपोर्ट्स का अभी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उनके अंदर अदानी ग्रुप ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और काफी सारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनको अपने कवर के अंदर लिया है। तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे। महाराष्ट्र में आप लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग ने अगले 5 सालों में 11,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए अडानी एनर्जी के साथ में क्या किया है, एमओयू साइन किया है। इससे एक रोजगार तो मिलेगा ही, मतलब एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही, लेकिन इसमें निवेश जो है वो 60,000 करोड़ का भी बताया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट की सख्त जरूरत है अपने इंडिया के अंदर। और इंडिया का यूथ जो है उसमें हम लोग देख पाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बहुत कम परसेंटेज गवर्नमेंट जॉब में रहता है, यानी कि लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 2 से 4% के आसपास, और बाकी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो रोजगार जो है उसको जनरेट करना है कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे और लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत बेहतरीन काम कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अप्लाई टू बिकम ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज। तो रिसेंटली एक आवेदन जो है वो किया गया था ईरान के द्वारा, और ईरान का ये आवेदन जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। ब्रिक्स, इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो है वो काउंट होते हैं। रिसेंटली ब्राजील के द्वारा इसके अंदर ऑब्जेक्शन जरूर किया गया था, लेकिन फिर भी ये आवेदन जो है इसको स्वीकार कर लिया गया है ब्रिक्स ग्रुप के द्वारा। तो ईरान ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए एक जो आवेदन है, एप्लीकेशन वो दी थी। ईरान जिसके पास दुनिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है, तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स समूह में ये जो है वो शामिल होना चाहता है। तो साउथ अफ्रीका की यदि हम लोग बात करें तो 2010 के अंदर
साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के अंदर शामिल हुआ, और पहले ये केवल ब्रिक ही था, इतना ही था। और एस जो ग्रुप है यानी कि साउथ अफ्रीका, ये 2010 के अंदर जुड़ा और कहलाया ब्रिक्स। तो मुझे आप लोग बताइए कि ब्रिक्स का हाल ही में 2022 के अंदर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस जो है, उन्होंने भी इसकी इच्छा जाहिर की। तो वर्तमान में यूरोप में है। इन्होंने रिसेंटली ये कहा कि मैं भी जो है वो ब्रिक्स के अंदर शामिल होना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग को पता है कि जिस तरीके से ब्रिक्स बैंक काम कर रहा है अपने डेवलपिंग नेशंस को हेल्प करने में, फाइनेंशियल जो भी क्राइसिस होते हैं या फिर हेल्प होती है, उसके लिए ब्रिक्स बैंक बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। ये हम लोग कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए इन इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए, तो ब्रिक्स जो है वो एक तरीके से काउंटर बैलेंस कर रहा है वर्ल्ड बैंक को। तो एशियन कंट्रीज के लिए एक बहुत अच्छा एज ए वर्ल्ड बैंक के रूप में ब्रिक्स बैंक काम कर रहा है, इसलिए बहुत सारे देशों ने इसमें शामिल होने की इच्छा भी जाहिर की है। तो ब्रिक्स दुनिया की 40% से अधिक आबादी और वैश्विक जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी, उसके अंदर 26% का पार्टिसिपेशन करता है। नेक्स्ट देखिए, किस बीमा कंपनी ने ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान को रिसेंटली लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि बजाज अलायंस जो है, उन्होंने एक जनरल इंश्योरेंस के थ्रू ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान को लॉन्च किया है। तो बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने एक नया स्वास्थ्य बीमा उत्पाद ग्लोबल हेल्थ केयर लॉन्च किया है। एक व्यापक स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति बीमा उत्पाद जो पॉलिसी धारक यानी कि जो भी पॉलिसी को लेगा, चाहे वो इंडियन हो या फिर फॉरेन में रहता हो, दोनों के लिए एक वेल प्लान और इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए ये काम करेगा। तो आप लोग जरूर याद रखना, ग्लोबल हेल्थ केयर के द्वारा जो है यानी कि हेल्थ केयर जो है ये इसको लॉन्च किया गया है। ग्लोबल हेल्थ केयर 37,50,000 से शुरू होकर 3,75,00,000 तक भारतीय बाजार में सबसे जो व्यापक है बीमा राशि वो प्रदान करेगा, काफी वाइडेस्ट है। और इसके अंदर दो योजनाएं जो है, एक तो इंपीरियल प्लान और एक है इंपीरियल प्लस प्लान। ये दोनों जो है वो ऑफर किए जाएंगे पॉलिसी जो भी कंज्यूमर है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयरटेल पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू डिजिटलाइज द कैश कलेक्शन सिस्टम इन टियर 3 सिटीज एंड सेमी अर्बन एरियाज। बेसिकली हम लोग को इस क्वेश्चन के अंदर ये तो पता होना ही चाहिए कि टियर 3 सिटीज क्या होती हैं और सेमी अर्बन एरियाज क्या होते हैं। आई थिंक आप लोगों ने जब पंचायती राज को पढ़ा होगा तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 में किया गया था, उस समय सिटीज और जो अर्बन एरियाज होते हैं यानी कि रूरल और अर्बन एरियाज होते हैं, उनके बीच में क्लैरिफाई भी किया गया था एज ए रेवेन्यू, एज ए फैसिलिटीज, एज ए पॉपुलेशन। तो उसके आधार पर इनको अलग अलग जो है वो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज जो है वो एज ए फैसिलिटीज, रेवेन्यू और पॉपुलेशन पर डिपेंड करती हैं। तो रिसेंटली ये जो किया गया है वो एक्सिस बैंक के साथ में एमओयू साइन किया गया है, भागीदारी है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। एयरटेल पेमेंट बैंक ने टीयर 3 शहरों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नगद संग्रहण प्रणाली को डिजिटलाइज करने के लिए भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी बैंक जो है एक्सिस बैंक के साथ में एमओयू साइन किया है। और ये जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है जो कि कैश कलेक्शन सिस्टम को और इंप्रूव करेगा इन टीयर 3 सिटीज। नेक्स्ट देखिए, सेबी की हम लोग बात करें तो सेबी ने रिसेंटली डार्क फाइबर मामले में 7 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एनएसई के ऊपर ये जुर्माना लगाया गया है कुल 7 करोड़ का। कारण क्या है वो कारण हम लोग जान लेते हैं। तो सेबी ने डार्क फाइबर मामले में, अब डार्क फाइबर मामला क्या है अभी देखते हैं हम लोग। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उस पर 7 करोड़ रुपए और पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामाकृष्ण, ये जो है आप लोग नाम याद रखना, पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो भी लगाया है। इस मामले में कुल 18 संस्थाओं को जो है वो पेनल्टीज मिली हैं। क्या है मामला? तो ये जो मामला है एनएसई में कुछ ब्रोकिंग फर्मों को डार्क फाइबर के रूप में कथित अंतर पहुंचने से संबंधित है। आप लोग पता होगा, आप लोगों ने मूवी देखी होगी जिसके अंदर इंटरनल ट्रेडिंग्स जो हैं वो होती हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि ब्रोकिंग जो फर्म होती है उसमें कुछ इलीगल जो वर्क्स होते हैं, उनके चलते डार्क फाइबर के रूप में इसको नामित किया गया और इसीलिए 7 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की सहायक कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड ने किस के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ के द्वारा 6,071 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेबी का, सॉरी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की सहायक कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड ने एसबीआई के नेतृत्व में 6,071 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो उठाया है। तो यदि हम लोग बात करें इसकी, तो बैंकों के एक लीडर के रूप में एसबीआई जो है वो काम करता है।
और बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र अन्य जो है वो इसके कंसोर्टियम मेंबर्स हैं। तो अडानी एंटरप्राइजेज जो है इसकी सहायक कंपनी है। तो इसके साथ में रिसेंटली कर्ज जो है एसबीआई के द्वारा उठाया गया है। तो 2 चरणों में एक कॉपर रिफाइनरी परियोजना स्थापित कर रहा है। तो बैंकों ने, संघ ने गुजरात के मुंद्रा में केसीएल परियोजना के चरण 1 के लिए 6071 करोड़ रुपए की ऋण आवश्यकता के लिए एक समझौते पर क्या किया है, ये साइन भी किया है। नेक्स्ट देखिए, जून 2022 में आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर 57.50 लाख रुपए का एक मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई के द्वारा रिसेंटली एक जुर्माना लगाया गया है और वो किस बैंक के ऊपर लगाया है, ये है इंडियन ओवरसीज बैंक। देखिए आरबीआई की हम लोग बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है और 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन कमीशन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग हिल्टन जो कमीशन है, यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। और इसके लिए जो एक्ट काम करता है वो 1934 का एक्ट काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 1934 के एक्ट के तहत काम करता है और जुर्माना जो है वो इंडियन ओवरसीज बैंक पर लगाया गया है। तो आरबीआई ने जो भी कमर्शियल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए एक मौद्रिक दंड जो है वो लगाया है। जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस होती है उनको फॉलो ना करने पर ये जो है वो जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022। तो ये जो पुरस्कार है एमएसएमई पुरस्कार 2022, इसमें पहला स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है उड़ीसा को। उड़ीसा उत्कल दिवस अपना 1 अप्रैल को ही मनाता है। आप लोगों को पता होगा कि 1 अप्रैल को ही उड़ीसा जो है वो अपना उत्कल दिवस मनाता है, क्योंकि 1935 के अंदर उड़ीसा की स्थापना हुई थी। और वैसे अगर करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गहीरमठ बीच जो है वहां पर ऑलिव रिडली टर्टल्स पाए जाते हैं, जो कि विश्व के सबसे छोटे कछुए हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन होते हैं ये। और इसके साथ में ही कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो भी उड़ीसा के अंदर स्थित है, जिसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और उसी के जो पहिया है उसका सिंबल आप लोग देखते होंगे 10 रुपए के नोट पर भी आता है। 10 रुपए का नोट जो है वो चॉकलेटी ब्राउन कलर का होता है। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि 500 और 1000 रुपए 2000 रुपए का जो नोट होता है इसके ऊपर किसका सिंबल आता है। ठीक है, बहुत चर्चा में रहा है अभी 2000 रुपए के नोट के सिंबल। आप लोगों को पता होगा कि जब अभी वेस्ट बंगाल के अंदर पार्थ चटर्जी वाला जो केस हुआ है वहां पर 2000 रुपए का नोट जो है वो काफी चर्चा के अंदर आ चुका था। चलिए, तो एमएसएमई विभाग जो है उसके द्वारा उड़ीसा सरकार को विभिन्न सेक्टर में काम करने के लिए एक जो उत्कृष्ट पुरस्कार है प्रथम स्थान पर वो दिया गया है, और दूसरे स्थान पर इसमें बिहार और हरियाणा जो है वो सेकंड और थर्ड पोजीशन पर रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हर साल जो है 1 जुलाई को एसबीआई अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो आप लोग को यह बताना है कि कौन सा स्थापना दिवस जो है यानी कि कौन सा संस्करण वो इस बार मनाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, 67th। तो 67 साल, आजादी के 75 साल हो चुके हैं। आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो 75 साल हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं 2022 के अंदर। और उसके बाद में ही जस्ट यानी कि कुछ समय बाद ही जो है वो 1955 के अंदर स्थापना की गई किसकी, एसबीआई की। बेसिकली एसबीआई की स्थापना अभी नहीं, इससे पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन वो एसबीआई के रूप में नहीं दूसरे बैंक के रूप में की गई थी। तो एसबीआई जो है वो 67th अपना एस्टेब्लिशमेंट यानी कि फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। 1806 में स्वतंत्रता से पूर्व बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में की गई थी इसकी स्थापना, और 1955 में एसबीआई के रूप में इसकी जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल 1 जुलाई को जीएसटी डे जो है वो मनाया जाता है। तो 2022 में इसका कौन सा एडिशन है। तो आप लोगों को पता है कि 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया गया था, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसके तहत भारत 161वां देश ऐसा बना जिसने जीएसटी को लागू किया। यदि मान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में पूछे कि सबसे पहले किस देश ने लागू किया, तो आप लोग को याद रखना है फ्रांस जो है इसके द्वारा लागू किया गया था। सबसे पहला फ्रांस देश ही था जिसने जीएसटी को लागू किया। और अगर भारत में हम लोग बात करें तो जीएसटी जो बिल था वो सबसे पहले तेलंगाना के अंदर पेश किया गया, लेकिन
अगर हम लोग पास की बात करें तो सबसे पहले आसाम के अंदर वो पास हुआ था। ये आप लोगों को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखनी है। एक आर्टिकल आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, 279A। ये जो आर्टिकल है 279A, ये जीएसटी को यहां पर क्लैरिफाई करता है, जो भी 4 स्लैब्स के अंदर डिवाइड है। तो आप लोगों को आइडिया तो लग चुका होगा कि छठा जो है ये दिवस मनाया जा रहा है। तो 1 जुलाई को जीएसटी डे जो है वो मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई को पूरे भारत के अंदर इसको अप्लाई किया गया था। उस समय मुझे आज भी याद है कि जम्मू एंड कश्मीर एक अकेला स्टेट बच गया था जिसने जीएसटी को लागू नहीं किया था। उसमें केरला भी था, केरला में बाद में किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर ने सबसे बाद में किया। फ्रांस पहला देश है जिसने जीएसटी को 1954 के अंदर ही अप्लाई कर दिया था और भारत कर रहा है 2017 में। तो इट्स अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल थिंकिंग, हम लोग कह सकते हैं इसको, कि हमें वो समझ बाद में आई, फ्रांस के अंदर पहले आ गई। तो यही गैप जो है वो जिस दिन खत्म हो जाएगा, हम लोग उस तरीके से, जैसे 1954 के अंदर फ्रांस लॉन्च कर रहा है, उस तरीके से हम लोग सोचने लग जाएंगे। तो ये मान के चलना कि भारत जो है वो पूरे विश्व में नेतृत्व करने वाला है। आसाम जो है वो पहला राज्य था जिसने जीएसटी बिल को रेटिफाई किया था, और पहला स्टेट जो है वो तेलंगाना है जिसने इसको क्या किया था, पास किया था। तो पास करना और रेटिफाई करना, लागू करना, दोनों अलग अलग चीज होती है। इंडियन जीएसटी फॉलोअर कैनेडियन ड्यूल मॉडल पर ये स्थित है। कैनेडियन ड्यूल मॉडल जो है इस पर स्थित है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसको आप लोग इंपोर्टेंट लगाइएगा कि किस मॉडल पर आधारित है। तो कैनेडियन मॉडल पर यह आधारित है। इसके तहत जीएसटी काउंसिल के लिए आर्टिकल नंबर 279A ऐड किया गया और इसको हेड किया जाता है, इस काउंसिल को, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, जिसको हम लोग कहते हैं BRAP, 2022 रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस राज्य को अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत जो है वो नहीं किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अचीवर्स के रूप में, यानी कि हम लोग कहें कि बाकी सभी तो अचीवर्स के रूप में है, लेकिन आंध्र प्रदेश जो है वो अचीवर्स के रूप में नहीं है। तो ये तीनों जो है, इसके साथ में और भी टोटल 4 स्टेट और हैं जो कि अचीवर्स के रूप में डिटेक्ट किए गए हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश उस कैटेगरी के अंदर शामिल नहीं है। आंध्र प्रदेश जो है इसकी स्थापना 1953 के अंदर की गई थी और लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। लेकिन आप लोग को पता है कि 2010 के अंदर एक कमीशन गठित किया गया था जिसको हम लोग कहते हैं कृष्णा कमीशन। तो उसी कृष्णा कमीशन की बेसिस पर, इस कृष्णा कमीशन के अंदर टोटल 5 मेंबर थे। उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि बिल्कुल आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना बन सकता है, और इस कमीशन ने 2013 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसके आधार पर 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश से अलग 29वां राज्य तेलंगाना का निर्माण हुआ था। और उस समय ये डिसाइड किया गया था दोनों के लिए हाईकोर्ट जो है वो 2024 तक, 2024 तक जो है वो कंबाइंड हाईकोर्ट्स रहेंगे, लेकिन अब बना लिए गए हैं अलग अलग। कंबाइंड कैपिटल रहेगी, लेकिन अब अलग अलग बना ली गई है। अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या बनाई गई है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती थी, उसको तो बंद कर दिया गया है, लेकिन भारत ने अपने लेवल के ऊपर ही अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया है। और इसको जारी किया जाता है किसके तहत? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत। तो जिसमें इसमें जो भी बेहतर राज्य होंगे बिजनेस के अंदर, उनको इसमें अचीवर्स दिखाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अचीवर्स में शामिल नहीं है। और जबकि अचीवर्स में शामिल होने वाले हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं 7 स्टेट्स, ये टोटल क्या है, अचीवर्स की कैटेगरी के अंदर शामिल है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन का कलर जो है मैं चेंज कर लेता हूं, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, सीसीआई has approved a Google International LLC stake purchase of equity capital of भारती एयरटेल लिमिटेड। तो ये जो है हिस्सेदारी, इसको कितने % खरीदने की मंजूरी दी गई है? तो 1.28% जो है ये खरीदने की मंजूरी दी गई है। तो सीसीआई ने, दूरसंचार कंपनी है भारती एयरटेल, इसमें एक परसेंटेज जो है 1.28 इक्विटी शेयर वो खरीदने की मंजूरी यहां पर समझौता किया गया है। गूगल ने पिछले साल जियो में गूगल के निवेश के हिस्से के रूप में एक एंड्रॉयड ओएस के साथ में कम लागत वाला जियो नेक्स्ट को लॉन्च करने की पहल जो है रिलायंस जियो के साथ में की थी। लेकिन जियो प्लेटफॉर्म्स को भी 9.99% हिस्सेदारी के लिए फेसबुक और अब मेटा से, यानी कि $5.7 बिलियन की निवेश जो है वो भी प्राप्त हो चुका है। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात पता होगी। अगला क्वेश्चन है,
विश्व बैंक के द्वारा भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्थन और बढ़ाने के लिए कितनी राशि दी गई है? तो 14 नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 बिलियन US डॉलर। और ये जो है इतनी राशि प्रदान की जाएगी। तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों के जो बोर्ड है उसके द्वारा डिसाइड किया गया है कि भारत में इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेक्टर 500 मिलियन डॉलर के दो पूरक ऋण जो है वो अधिकृत किए गए हैं और 1 बिलियन के रूप में इसे संयुक्त जो है वो भारत को प्रदान किया जाएगा। और भारत के अंदर आयुष्मान भारत योजना ये सब जो है उसकी चल रही है, तो उसमें काफी हेल्प जो है वो मिलेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर वो काफी मजबूत होगा इससे। नेक्स्ट देखिए, चालू वित्त वर्ष यानी कि हम लोग करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं कि पहले 2 महीनों के लिए राजकोषीय घाटा बजट अनुमान से कितना अधिक हो गया है। तो राजकोषीय घाटा जो है वो कितना अनुमान से अधिक हो गया है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंता की विषय है, क्योंकि आप लोग को पता है कि करंट जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अंदर मैक्सिमम हमको घाटा लगता है। यदि हम लोग बेसिक से इसको देखें, जो हमारा बेस ईयर होता है उसके अकॉर्डिंग तो फिर भी थोड़ा कम रहता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कि 12% जो है ये राजकोषीय घाटा जो है वो हो चुका है। ठीक है, चलिए। तो करंट फाइनेंशियल ईयर के 2 महीनों में राजकोषीय घाटा जो है बजट फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, ये कितना हो चुका है? ये 12% से अधिक पर जो है वो पहुंच चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान घाटे में 4% अंक जो है वो अधिक है। 2013 के बजट अनुमान 6.4% से जो है वो अधिक हो गया है, तो थोड़ा सा ये बढ़ चुका है पहले से। तो राजकोषीय घाटा सरकार की कुल व्यय यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है या फिर रेवेन्यू हो रहा है, इसके बीच में जो डिफरेंस निकालेंगे वही क्या निकलेगा? घाटा निकलेगा। मान लीजिए हमारी आमदनी 50 रुपए है, हम लोग खर्च कर रहे हैं कितना? इसमें 62 रुपए, तो हमको कितना नुकसान हो रहा है? 12 रुपए का। ठीक इसी प्रकार है। लेकिन भारत के अंदर सब्सिडी जो है वो ज्यादा प्रोवाइड करवाई जाती है, आप लोग को पता है। तो ये जो है घाटा हो सकता है कि सब्सिडीज को लेकर हो, लेकिन सिलेंडर वगैरह पर सब्सिडीज खत्म कर दी गई हैं। राजकोषीय घाटा भी क्यों हो रहा है? कारण है ऑयल के लिए, एक सबसे पहली बात है, हम लोग डिपेंड है ऑयल के लिए। दूसरा, सोलर पैनल जो आते हैं इनके लिए हम लोग दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड है, परचेज करने पड़ रहे हैं। हम लोग बड़े बड़े वादे तो करते हैं जितने भी जो मीटिंग्स होती है उनके अंदर कि भारत जो है 2030 तक रेवेन्यू सेक्टर में आएगा, आगे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में आगे आएगा, पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो कार्बन एमिशन होगा। लेकिन ये भी सोचना जरूरी है कि सोलर पैनल जो है वो हमको बाहर से परचेज करने पड़ते हैं, इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जल्द से जल्द जो है वो भारत के अंदर इनको बनाना होगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, क्योंकि 30 साल जो है वो इसका टेन्योर होता है, इसका लाइफ स्पान होता है। तो जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो उसका आराम से 20 साल तक यूज करते हैं, बाकी 10 साल के लिए इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस के अंदर इसको डंप कर देते हैं। और भारत जब 10 साल यूज कर लेता है उसके बाद में भारत के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता कि उसका करे क्या आखिरकार, तो भारत के लिए कचरा हो जाता है वो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑन चार्जेस चार्ज बाय बैंक फॉर इशूइंग चेक। तो चेक इशू करने के लिए जो पहले शुल्क था यानी कि लगभग 12% के आसपास था, उसको बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। तो जब भी आप लोग चेक बुक निकालते हैं बैंक से तो बैंक उसका एक पर्टिकुलर चार्ज करता है, उसको इंक्रीज करके 18% कर दिया है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटीज काफी रहती हैं और ऊपर से उसके अंदर प्रोसेस में काफी पैसा खर्च होता है। तो 18% जो है वो 12% से बढ़ाकर कर दिया गया है। तो रिसेंटली 47th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, वहीं पे डिसाइड किया गया, और ये मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में, वहीं पे डिसाइड किया गया 12% से 18% हम लोग इसको इंक्रीज कर देंगे। इसके साथ में ही एलईडी लैंप, लाइट, ठीक है, फिर लाइट एंड फिक्चर्स, इसके साथ में ही जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं उनके लिए भी 12% से 18% जो है वो कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, 17 क्वेश्चन है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक जो है इनके द्वारा परफ्यूज अकाउंट एग्रीगेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी जो है उसका अधिग्रहण किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.54, इतने परसेंट जो है इसको यहां पर कवर किया है। तो एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक ने परफ्यूज अकाउंट एग्रीगेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 9.5% की हिस्सेदारी जो है इसका अधिग्रहण कर लिया है। तो तीनों बैंकों ने प्रत्येक हिस्से के रूप में 4.03 करोड़ रुपए में भुगतान करके इक्विटी शेयर जो है इसका क्या किया है? अधिग्रहण किया है। चलिए, विच डे ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। ये जो है 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जुलाई को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो 1949 में संसद द्वारा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के निष्कर्षों को मनाने के लिए 1 जुलाई को ये दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है। इट्स अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने
अग्रणी नवाचार और स्टार्टअप उत्प्रेरक टी हब 2.0 का उद्घाटन किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना। तो तेलंगाना का तो हम लोगों ने देख ही लिया कि 2 जून 2014 को इसका निर्माण हुआ था 29वें राज्य के रूप में। ठीक है, और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, और मैंने आप लोगों से आंध्र प्रदेश की पूछी है। ठीक है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जो हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान भी दिया था, आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर जो भी फ्लड्स आ रहे हैं या क्लाउड ब्रस्ट जो हो रहे हैं, मतलब जो बादल फटने की घटनाएं हैं, उनके पीछे चीन हो सकता है। इन्होंने ये बयान दिया था, आप लोग नेट पे सर्च करना, बड़ा इंटरेस्टिंग इनका ये बयान है। और हो भी सकता है, देखिए किसी व्यक्ति की सोच काम करती है। जैसे आज से लगभग 75 साल पहले जब भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि हमारा संविधान जो है वो अगले हजारों वर्षों तक काम करेगा, तो उस समय उनके ऊपर भी काफी लोग हंसे होंगे। लेकिन आज देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना दुरुस्त है, कितना हेल्दी है, जो कि हर व्यक्ति के लिए काम करता है। ठीक है, चलिए, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो इनोवेशन है टी हब 2.0, इसका उद्घाटन किया है, और ये फैसिलिटी जो है वो काफी बड़ी है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिसर जो है, इनोवेशन कैंपस, ये बन चुका है। टी हब युवा भारतीयों को एक सहयोगी नवाचार परिस्थिति तंत्र के साथ अपने स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए प्रदान करेगा। टी हब की स्थापना देश भर की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को एक साथ लाने के लिए की गई है, ताकि एक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण किया जा सके, लेकिन यह एक राष्ट्रीय जो है नेशनल रोल मॉडल जो है वो बन गया है। आगे देखिए, क्रिजाल की हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्होंने 2023 के लिए भारत का जीडीपी या अनुमान किया है 7.8% से इन्होंने घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, ये आप लोगों को बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 7.3%। तो पहले 7.8% था, अब कर दिया है 7.3। तो बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज जो है उन्होंने भारत की जीडीपी दर को काफी नीचे कर दिया है, क्योंकि ये किया गया है आरबीआई की द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी ब्लैक स्वान के नाम से। उसके बाद में कई शेयर मार्केट्स के अंदर डाउनफॉल देखा गया, और इसके बाद में ही जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें भी कमी जो है वो दर्ज की गई है। तो हो सकता है कि आरबीआई ने जो रिपोर्ट जारी की है कितनी सही हो पाती है, देखते हैं। तो रिसेंटली जो प्रोजेक्टेड जीडीपी की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 7.5%, आईएमएफ के द्वारा 8.2%, एडीबी के द्वारा 7.5, फिच के द्वारा 8.5 और आरबीआई के द्वारा 7.2। तो आरबीआई का 7.2 जरूर याद रखना। आप लोग याद कर सकते हैं आईएमएफ का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड बैंक का। ये तीन आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में एक ना एक तो आपको जो है वो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई का 7.2, आईएमएफ का 8.2, वर्ल्ड बैंक का 7.5। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आरबीआई ने सबसे कम, यानी कि भारत ने ही सबसे कम, उसके बाद विश्व ने सबसे कम, है ना, उसके बाद विश्व यानी कि वर्ल्ड बैंक, और फिर आईएमएफ। इस तरीके से आप लोग याद रखिए, तो एक ऑर्डर भी आप लोग को याद रहेगा, 7.2, 8.2, सॉरी 7.2, 7.5, 8.2। ठीक है, चलिए, नाबार्ड के सहयोग से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ग्रैंड हैकाथन किसने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पीयूष गोयल के द्वारा। इसको रिसेंटली क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क द्वारा नाबार्ड के सहयोग से 3 दिवसीय ग्रैंड हैकाथन जो है पीयूष अग्रवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये मुंबई जो है वहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आयोजित हुआ है। तो ग्रैंड हैकाथन को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एग्री ग्रांट चैलेंज, पहला तो ये है, दूसरा है एग्री इनोवेशन हैकाथन। इन दोनों को जो है, बेसिकली हैकाथन होता है कि जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि डिजिटलाइज कोई चीज इंट्रोड्यूस की जाती है, वो हैकाथन के कैटेगरीज में आते हैं और पहली बार वो प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट देखिए 22 क्वेश्चन, डाइनिंग डिलाइट्स एक प्रीमियम डाइनिंग एक्सपीरियंस प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए रिसेंटली किस बैंक ने इजी डाइनर के साथ में जो है वो साझेदारी की है ना, इजी डाइनर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। ठीक है, तो एक्सिस बैंक का जो है टैगलाइन वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। टैगलाइन बहुत अच्छी टैगलाइन है, बड़ी जबरदस्त है, काफी इन्फ्लुएंस करती है। तो एक्सिस बैंक ने बैंक ग्राहकों के लिए डाइनिंग डिलाइट्स लॉन्च करने की इजी डिनर के साथ में साझेदारी की है। यह पूरे भारत में और दुबई में 10,000 से अधिक प्रीमियम रेस्टोरेंट जो हैं उनको विकल्प प्रदान करता है। हर महीने 1,000 जो रेस्टोरेंट्स हैं इनको जोड़ने की योजना ये बनाई जा रही है। ठीक है, अगला देखिए, पॉकरबाजी.com के न्यू ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन बने हैं? आप लोग अभी कोई भी जो है मूवीज देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, वहां पर एक ही ऐड चल रहा है पॉकरबाजी का, और उस ऐड के अंदर देखेंगे शाहिद कपूर। ठीक है, तो बैंड बाजा बज रहा है लेकिन शाहिद कपूर खेलने में मस्त है पोकर। ठीक है, क्या एक चीज सोचने की जरूरत है,
भारत के जो कहते हैं कि रोल मॉडल्स हैं, या फिर हम लोग कहें कि जो एक्टर्स हैं, वो अब पोकर, विमल, इनका जो है प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत कम ऐसे जो एक्टर्स हैं वो एक अच्छे पार्टिसिपेशन के अंदर हेल्दी पार्टिसिपेशन जो है वो दिखाते हैं, बहुत कम है ऐसा। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो इसका लक्ष्य क्या है इनकी पोकर के लिए? मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। और देखिए, बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नीलांचल इस्पात लिमिटेड लिमिटेड का निजीकरण पूरा हो गया है। यह किस कंपनी को सौंप दिया गया है? तो रिसेंटली ये टीएसएलपी जो कंपनी है इसको सौंप दिया गया है। 24 का सी आंसर होगा। तो नीलांचल इस्पात लिमिटेड का निजीकरण पूरा हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। इसने टाटा समूह की फर्म टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को जो है वो 12,100 करोड़ रुपए में सौंप दिया है। तो एनआईएनएल मौजूदा सरकार का दूसरा सफल निजीकरण है। एयर इंडिया निजीकरण सूची में पहली कंपनी भी टाटा के द्वारा खरीदी गई थी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टीएसएलपी, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 के अंत में भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक जो है वो बन चुका है? आप लोगों को पता है यूएस डॉलर ने इंडियन रुपीस की हालत खराब कर रखी है और लगभग अभी 80 रुपीस के आसपास में पहुंच चुका है। इससे हमारा जो एक्सपोर्ट है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। खासकर इंपोर्ट जब हम लोग करते हैं किसी चीज को तो हमको पेमेंट भी डॉलर के अंदर करनी पड़ती है। तो भारतीय पैसा जो है इसकी हालत खराब यूएस डॉलर जो है उसके अंदर हो चुकी है। येन जो है वो कहाँ का है? जापान का है। ठीक है, येन जो करेंसी है वो जापान की है। एसडीआर क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट है। बेसिकली एक बास्केट है और उस बास्केट के अंदर येन, यूएस डॉलर, है ना, रेनमिनबी, ये सब जो है वो शामिल होती है। ठीक है, चलिए। तो आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में भारत के विदेशी कर्ज में 47.1 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और विदेशी ऋण जो है वो 8.2% से बढ़कर जो है वो कितना हो गया है? 620.7 बिलियन डॉलर जो है, लगभग हम लोग कहें कि 8.2% से बढ़कर जो है वो लगभग यहां पर 9 के आसपास में पहुंच चुका है। तो आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अल्पकालिक ऋण में 20% की यहां पर वृद्धि हुई है। तो 20% का यहां पर इजाफा हुआ है। लेकिन ऋण जीडीपी अनुपात में एक साल से पहले 21.2% से मार्च 2022 में अंत में घटकर 19.9 हो गया था। तो हम लोग देख सकते हैं कि भारत का जो डेट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि एक तो हम लोग जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा करने लग गए हैं इन सेक्टर ऑफ एनर्जी। इसीलिए हम लोगों को एनर्जी सेक्टर में भी सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसको प्रोड्यूस करना होगा। नेक्स्ट देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असिस्ट यानी कि वीडीए विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022? 26 नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा ए, 1%। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को हस्तांतरण करने के लिए टीडीएस जो है वो कितना लागू हो गया है? वो 1% लागू हो चुका है। तो 1 जुलाई 2022 से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण पर 1% जो है वो कटौती लागू हो चुकी है। 1% जो है कटेगा। आप लोगों को पता है कि सैलरी के ऊपर जैसे 10% जो है वो कटता भी है। तो सीबीडीटी ने एक जो है नोटिफिकेशन के जरिए जो है आभासी डिजिटल संपत्ति को यानी कि वीडीए को जो है इस डेफिनेशन से बाहर रखा है। सीबीडीटी के अनुसार जो भी आइटम्स हैं, जैसे हम लोग बात करें गिफ्ट कार्ड्स की, वाउचर्स की, हम लोग बात करें जो भी रिकॉर्डिंग सिस्टम्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, इनके लिए जो है वो छूट प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों को यात्रा बीमा प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने अवांश से फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में साझेदारी की है? तो 26 नंबर क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एडलवेस जनरल इंश्योरेंस। तो एडलवेस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा जो है ये भागीदारी की गई है, इसके साथ में की गई है। इसके साथ में ही एडलवाइस जो जनरल इंश्योरेंस है ने उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों को यात्रा बीमा प्रदान करने के लिए अवांश से फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में एक भागीदारी की है। और ये मेडिकल सेक्टर में, या फिर हम लोग कहें कि स्टे करना है, कन्वीनियंस है ना, इनकन्वीनियंस है, उसके साथ में क्या की गई है कि कवरेज प्रदान करता है। अगला देखिए, जून 2022 के महीने के लिए सरकार के द्वारा कितनी जीएसटी राशि जो है वो एकत्रित की गई है? 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1.44 लाख करोड़ जो है इतनी जीएसटी एकत्रित की गई है। जून 2022 में जीएसटी का संग्रहण 56% से बढ़कर बहुत सारा किया है भाई। यही बात है, बहुत जीएसटी कलेक्ट कर लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन योजनाओं पर बहुत पैसा खर्च होता है, आपकी सब्सिडीज पर बहुत पैसा खर्च होता है। ठीक है, चलिए, जैसे अभी जो है कोविड का क्राइसिस आया, उस समय पैसा कहां से आया? यही पैसा जो है वो उस समय कन्वर्ट होके आया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस गोल्ड
लोन गैर बैंकिंग वित्त फाइनेंस को आरबीआई ने देश भर में 150 नई शाखाएं खोलने की मंजूरी दी है। तो मुथूट, भाई यही हम लोग कहेंगे गोल्ड लोन के अंदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है कंपनी, वो कौन सी है? मुथूट है। और उसको आरबीआई ने कहा है कि आप लोग 150 नई शाखाएं खोल सकते हैं आपके काम की बदौलत, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं। तो एनबीएफसी जो है इनका आजकल रुतबा बहुत बढ़ रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं भारत के अंदर। तो 150 नई शाखाएं मुथूट खोलेगा और ये जो है इन शाखाओं को देश के दक्षिणी और उत्तरी भागों में खोलने की योजना ये बना रहा है। नेक्स्ट देखिए, अविवा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने नए एमडी और सीई के रूप में किसे अपॉइंट किया है? 30 नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिम्हन रवि। सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग को पता है, अच्छा अच्छा नहीं, असित राठ, ए जो है वो आप लोग इसका करेक्ट आंसर लगाइएगा, है ना। असित राठ जो है, सी नहीं, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। असित राठ जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। तो निजी जीवन बीमा कंपनी अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने असित राठ को अपना जो है सीईओ और एमडी अपॉइंट किया है। 10 साल के बाद जो है अमित मलिक वो अपनी जगह छोड़ रहे हैं। तो रथ वर्तमान में प्रूडेंशियल म्यांमार लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ भी हैं। चलिए, आप लोगों को सेशन कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका भी आप लोग मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही कोई भी गाइडेंस चाहिए आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, कोई बुक्स नोट्स वगैरह चाहिए मुझे आप लोग मैसेज कीजिए। इसके साथ में ही टेलीग्राम पर आप लोग को लेक्चर का नोटिफिकेशन और पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 के अंदर। जुलाई के पार्ट 2 को हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कमेंट सेक्शन में कि अभी जो आपका लेक्चर आ रहा है ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है क्या? क्योंकि जुलाई का हम लोग कवर करते हैं अगस्त के अंदर। जैसे अगस्त स्टार्ट होता है फर्स्ट वीक में, हम लोग कवर कर लेते हैं इसको जुलाई वाले को, और अगस्त का हम लोग करेंगे सितंबर के फर्स्ट वीक में। या तो आपको जो मंथ चल रहा है उसके मिड में और लास्ट में दो जो है लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए जाए। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपके लिए ठीक रहेगा। तो नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।